नमस्कार दोस्तों। चाइना बार बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए और भारत पर दबाव डालने के लिए अपने H-6 बॉम्बर जेट को भारत के बॉर्डर के नजदीक उड़ाता है। आखिर क्यों भारत भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं रखता है? कौन कौन से बॉम्बर जेट को भारत हासिल कर सकता है? क्या X-44 मैंटा ही अमेरिका का 6th जनरेशन का फाइटर जेट है? क्या चाइना के सुपर कैरियर का मुकाबला INS विक्रांत का सिस्टर शिप नहीं कर पाएगा? इन्हीं सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विकास गुप्ता जी का सवाल है कि भारत दूसरे देशों से हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं खरीदता है? इसी तरह के सवाल रबनीश जी व पासवान जी के भी हैं। चाइना अपने H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बार बार भारत के बॉर्डर के नजदीक उड़ा रहा है। चाइनीज H-6 बॉम्बर पुराने समय के रशियन यानी कि सोवियत यूनियन के टुपोलेव Tu-16 की लाइसेंस्ड कॉपी है। चाइनीज H-6 बॉम्बर जेट 6000 किलोमीटर की रेंज रखता है और यह कई तरह की एयर टू ग्राउंड व एंटी शिप मिसाइल्स को ले जा सकता है। टोटल 12,000 किलोग्राम की मिसाइल्स इसमें लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, बॉम्बर एयरक्राफ्ट हमें यह काबिलियत देता है कि लंबी दूरी तक जाकर कन्वेंशनल या न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी दुश्मन पर लॉन्च किया जा सके। भारत क्यों बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं ले रहा है, ये जानने से पहले उन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं जो भारत रशिया व अमेरिका से खरीद सकता है। पहला जेट है रशियन Tu-22M। वैसे तो ज्यादातर बॉम्बर एयरक्राफ्ट की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, लेकिन Tu-22M 2000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से उड़ता है और यह 7000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। Tu-22M 24,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को लेकर उड़ सकता है। खास बात यह है कि लैंडिंग व टेक ऑफ के समय इसके विंग्स सीधे रखे जा सकते हैं ताकि ज्यादा लिफ्ट मिल सके, तो वहीं तेज स्पीड के लिए इसके विंग्स पीछे की तरफ भी मोड़े जा सकते हैं। इससे एयर ड्रैग कम होगा और ज्यादा स्पीड हासिल करने में आसानी रहती है। रशिया से हम Tu-160 भी खरीद सकते हैं। इसकी विंग्स भी Tu-22M की तरह आवश्यकता के अनुसार मोड़ी जा सकती हैं। रशियन Tu-160 2,75,000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ काफी हैवी एयरक्राफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी यह 2300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। आजकल के ज्यादातर फाइटर जेट भी इस स्पीड से नहीं उड़ पाते हैं। 4 इंजनों वाला Tu-160 12,300 किलोमीटर की रेंज तक जाकर दुश्मन के ऊपर 45,000 किलोग्राम के टोटल वजन की मिसाइल्स को गिरा सकता है। यह एक बार में 12 AS-16 जैसी न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है। बात अमेरिका की करें तो हम अमेरिका से B-1 लैंसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट ले सकते हैं। इसकी विंग्स भी तेज स्पीड के लिए पीछे की तरफ जा सकती हैं। यह 1335 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ 12,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। B-1 एयरक्राफ्ट टोटल 23,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है। अमेरिका के पास लॉन्ग रेंज का स्टेल्थी बॉम्बर जेट भी मौजूद है। B-2 स्पिरिट नाम का यह स्टेल्थी बॉम्बर जेट दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर न्यूक्लियर मिसाइल्स गिराकर वापस आ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है और यह 23,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को 11,000 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। हर एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर जेट की कीमत $2 बिलियन है, यानी एक B-2 स्पिरिट के बदले 20 से लेकर 25 F-35 खरीदे जा सकते हैं। वैसे इस बेहद महंगे और खास जेट को अमेरिका किसी देश को नहीं बेच रहा है, इसलिए भारत चाहते हुए भी इसे नहीं खरीद पाएगा। दोस्तों, कोई भी देश बॉम्बर एयरक्राफ्ट तभी बनाता है या खरीदता है जब उस देश को हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी ऐसी जगह पर बड़ी संख्या में गाइडेड या अनगाइडेड मिसाइल्स को गिराना हो। वहीं भारत की बात करें तो मौजूदा समय में भारत की लड़ाई या तो चाइना के साथ हो सकती है या पाकिस्तान के साथ, और इन दोनों ही देशों के बॉर्डर हमारे देश के बॉर्डर के साथ मिले हुए हैं। यानी पाकिस्तान और चाइना के लिए लॉन्ग रेंज के बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत को चाहिए ही नहीं। इसी कारण भारत ना ही बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बना रहा है और ना ही किसी दूसरे देश से खरीद रहा है। पाकिस्तान और चाइना के पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। ऐसे में ये देश बॉम्बर एयरक्राफ्ट जैसे धीरे उड़ने वाले, कम मैन्यूवर्स करने वाले और बड़े आकार के जेट्स को आसानी से टारगेट कर सकते हैं।
जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के लिए मिराज 2000 की जगह इन्हीं कम स्पीड वाले बड़े बॉम्बर जेट्स का इस्तेमाल होता तो क्या ये उनके फाइटर जेट व एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर वापस आ पाते? जहां तक बात रेंज की है तो भारत के पास अलग अलग रेंज की बहुत सारी मिसाइल्स हैं और इनसे पूरा पाकिस्तान कवर हो जाता है और चाइना के भी ज्यादातर हिस्से उनकी कवरेज में आ जाते हैं। दोस्तों, बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आज से 30 या 40 वर्ष पहले तक खूब होता था, लेकिन अब ये ज्यादा कामयाब नहीं है। ये तभी कामयाब हो सकते हैं अगर ये B2 स्पिरिट जितने स्टेल्थी हों। भारत के पास मौजूदा समय में ना ही इतना बजट है और ना ही हमारे पास अमेरिका जितनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। रशिया भी अब बड़े आकार के बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बनाना बंद कर चुका है और उनकी जगह Su-34 जैसे फाइटर जेट को बना रहा है, जो ज्यादा स्पीड से काफी सारी मिसाइल्स को दुश्मन के इलाके में गिराकर तेज मैन्यूवर्स और पावरफुल जैमर्स के सहारे दुश्मन की BVR मिसाइल्स व एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर वापस आ सके। सुखोई 34 में एक साथ 2 पायलट साथ साथ बैठते हैं। सुखोई 34 एक फाइटर जेट की तरह 2300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए 4500 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 9G तक के तेज मैन्यूवर्स भी कर सकता है। दुश्मन के फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए इसमें लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स भी लगाई जाती हैं। यही Su-34 एक बॉम्बर जेट की तरह काम करते हुए 12,000 किलोग्राम की एयर टू सरफेस व एंटीशिप मिसाइल्स के अलावा कई तरह की क्रूज मिसाइल्स को भी ले जा सकता है। भारत अगर चाहे तो यही Su-34 बॉम्बर कम फाइटर जेट को रशिया से खरीद सकता है। वैसे भारत के सुखोई 30 MKI व राफेल भी 9,000 किलोग्राम से ज्यादा की मिसाइल्स को ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल समर कुमार जी का है, जो X-44 जेट के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका के पास F-22 रैप्टर के रूप में दुनिया का सबसे स्टेल्थी, सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट मौजूद है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 0.0001 मीटर स्क्वायर है और जब तक इस सुपर मैन्यूवरेबल व तेज रफ्तार वाले जेट को दुश्मन ट्रैक कर पाता है, तब तक तो यह मिसाइल लॉन्च करके वापस चला जाता है। इस F-22 रैप्टर फाइटर जेट की काबिलियत, परफॉर्मेंस व स्टेल्थ को नए लेवल तक ले जाने के लिए X-44 मेंटा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। F-22 के डिजाइन में चेंज करके इसे एक स्ट्रेच किया हुआ डेल्टा विंग डिजाइन दिया गया, जिसकी विंग्स बिल्कुल आखिर तक जाती हैं। X-44 में से वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल टेल सेक्शन को हटा दिया गया ताकि स्टेल्थ को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। F-22 रैप्टर में लगाई गई 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग काबिलियत को बढ़ाकर X-44 में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग को लगाया गया। थ्रस्ट वेक्टरिंग में इंजन से निकलती हुई गैसों को अलग डायरेक्शन में मोड़कर फाइटर जेट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। भारत का सुखोई 30 MKI भी इसी 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के दम पर कोबरा मैन्यूवर्स तक के जबरदस्त मोड़ ले सकता है। X-44 मेंटा F-22 रैप्टर से ज्यादा तेज उड़ सकता है। इसकी रेंज भी F-22 रैप्टर से लगभग 2 गुनी है। स्टेल्थ में भी यह F-22 रैप्टर से आगे है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह F-22 से आगे बढ़कर एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। X-44 प्रोजेक्ट को अमेरिका सीक्रेटली आगे बढ़ा रहा है या इस प्रोजेक्ट को समाप्त किया जा चुका है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं रखी गई हैं। लेकिन एक बात तो तय है, अगर X-44 फाइटर जेट सामने आता है तो मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी फाइटर जेट इससे टक्कर नहीं ले पाएगा। दोस्तों, अगला सवाल नीतीश जी का है, जो पूछ रहे हैं कि क्या चाइना के सुपर कैरियर का मुकाबला INS विक्रांत का सिस्टर शिप कर पाएगा। इंडियन नेवी ने भारतीय सरकार के सामने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में 65,000 टन वजनी INS विशाल का प्रोजेक्ट सामने रखा है, जो INS विक्रांत के डिजाइन पर ही बेस्ड होगा। कीमत कम रखने व जल्दी तैयार करने के लिए ना ही इसे न्यूक्लियर पावर्ड बनाया जाएगा और ना ही इस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह EMALS सिस्टम को लगाया जाएगा। वहीं चाइना काफी तेजी के साथ अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है, जो आकार में अमेरिकी सुपर कैरियर की तरह काफी बड़े आकार का है और इस पर EMALS सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे यह हैवी एयरक्राफ्ट को भी आसानी से टेक ऑफ करवा सकेगा। तो अब सवाल उठता है कि भारत क्यों चाइना से कम पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इसका जवाब इस बात में छुपा है कि भारत को किस समुद्र में लड़ाई लड़नी है।
अगर भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल और चाइना के नए एयरक्राफ्ट कैरियर की टक्कर भारत से बहुत ज्यादा दूर पैसिफिक ओशन में होती है तो जाहिर सी बात है ज्यादा पावरफुल चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर ही जीतेगा। इस पर ज्यादा मिसाइल्स लगी होंगी, ज्यादा फाइटर जेट इस पर से ऑपरेट करेंगे। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी अलग है। ना ही हमें किसी देश पर जबरदस्ती कब्जा करना है और ना ही किसी देश को डराने और धमकाने के लिए जाना होता है। इसलिए अगर चाइना जैसे किसी देश को समुद्री लड़ाई लड़नी है तो उसे इंडियन ओशन में आकर इंडियन नेवी को टक्कर देनी होगी। ऐसे में इस नए चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला सिर्फ INS विशाल से नहीं होगा बल्कि अंडमान निकोबार व इंडियन कोस्ट लाइन के नजदीक से ऑपरेट होने वाले सैकड़ों फाइटर जेट से भी होगा। अलग अलग तरह की एंटीशिप मिसाइल्स के अलावा अग्नि प्राइम जैसी एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने लायक बैलिस्टिक मिसाइल्स व ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल से भी इसका सामना होगा। पानी में मौजूद INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से भी इसे लड़ना होगा। ऐसी सिचुएशन में जब लड़ाई इंडियन ओशन में होगी तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से हरा दिया जाएगा। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।